28 अप्रैल 1988 को पैसिफिक ओशन के ऊपर हीलो और होनोलुलु के दरमियान 19 साल की फ़्लाइट अटेंडेंट क्लेयर बेल लैंसिंग अपना रोज़मर्रा का काम कर रही थी। वो फ्लाइट में चल रही थी, पैसेंजर्स को चेक कर रही थी, रो 5 में बैठे एक बिजनेसमैन को मुस्कुरा कर देख रही थी और फिर सिर्फ 1 सेकंड के एक छोटे से हिस्से में वो गायब हो गई। ना कोई एक्सप्लोजन हुआ, ना कोई कोलिजन हुआ, ना कोई ऐसी इमरजेंसी जिसका किसी को पहले से अंदाज़ा था। प्लेन की छत का एक बड़ा हिस्सा अचानक ऐसे उखड़ गया जैसे किसी ने किसी डब्बे के ढक्कन को उतार कर फेंक दिया हो। 24,000 फीट की बुलंदी पर 280 माइल्स पर आवर की स्पीड पर क्लेयर बेल लैंसिंग इतनी तेज़ी से एयरक्राफ्ट से बाहर निकल गई कि आसपास मौजूद लोगों को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला। लेकिन हैरत की बात यह है कि प्लेन फिर भी उड़ता रहा। यह था अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243, एक बोइंग 737। पायलट्स हवा का ज़बरदस्त प्रेशर, बहरा कर देने वाला शोर और पूरी अफरा तफरी के दरमियान प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे और किसी तरह उन्होंने 94 लोगों को जिंदा ज़मीन पर उतार दिया। सिर्फ एक शख्स की जान गई। फिजिक्स और प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो शायद 95 में से कोई भी नहीं बचता। लेकिन इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा वो है जो ज़्यादा लोग नहीं जानते। हवाई के एक आम से थर्सडे की सुबह होने वाला ये वाकया आज दुनिया भर में उड़ने वाले हर कमर्शियल एयरक्राफ्ट के सेफ्टी रूल्स को बदल गया। पिछले महीने जिस प्लेन में आपने सफ़र किया था या अगले हफ्ते जिस फ्लाइट की बुकिंग है, उन फ्लाइट्स को महफूज बनाने वाले कई रूल्स इसी वाकये के बाद बने और उन रूल्स की वजह से आज भी लाखों लोग महफूज सफ़र करते हैं। और इस सब की बुनियाद किसी हद तक क्लियर बेल लैंसिंग के साथ होने वाले उस वाकये से जुड़ी हुई है। इस बात को समझने के लिए कि प्लेन की छत आखिर उतरी क्यों, हमें पहले ये समझना होगा कि 1988 में कमर्शियल एविएशन किस तरह काम करती थी। एयरलाइंस के पास एक कॉन्सेप्ट होता था जिसे डिज़ाइन लाइफ कहा जाता था। हर एयरक्राफ्ट को एक मुकर्रर हद तक प्रेशराइजेशन साइकिल्स बर्दाश्त करने के लिए सर्टिफाई किया जाता था। एक साइकिल का मतलब था एक टेक ऑफ और एक लैंडिंग, क्योंकि जब भी प्लेन ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है, एयरक्राफ्ट का फिसलेज प्रेशर की वजह से हल्का सा फैलता और सिकुड़ता रहता है। मतलब मेटल बार बार स्ट्रेस बर्दाश्त करने से धीरे धीरे कमज़ोर होता है। इंजीनियर्स इस बात को जानते थे, इसलिए प्लेन्स को एक मुकर्रर नंबर ऑफ साइकिल्स के लिए डिज़ाइन किया जाता था। लेकिन यहाँ एक और हैरान करने वाली बात, ये प्लेन पहले इंस्पेक्ट किया जा चुका था। हाल ही में यूज़ एयरवर्दी डिक्लेयर किया गया था, सब अप्रूवल्स मिल चुकी थी और किसी को कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। लेकिन मसला ये नहीं था कि लोग देख नहीं रहे थे, मसला ये था कि वो गलत चीज़ ढूंढ रहे थे। 1988 के इंस्पेक्शन प्रोटोकॉल इस तरह डिज़ाइन किए गए कि अगर कहीं एक क्रैक हो तो उसे पकड़ा जा सके। एक क्रैक, एक अलग डिफेक्ट जिसे रिपेयर करके प्लेन को दोबारा सर्विस में भेजा जा सके। लेकिन अलोहा 243 में सिर्फ एक क्रैक नहीं था, उसमें हज़ारों क्रैक्स थे, बहुत छोटे, इतने छोटे कि इंसानी आंख उन्हें देख ही नहीं सकती थी। ये क्रैक्स उन रिवेट होल्स के आसपास फैल रहे थे जो प्लेन की आउटर स्किन को जोड़ कर रखते हैं। अकेले अकेले देखा जाए तो हर क्रैक लगभग बेज़रर था, लेकिन जब ये सब मिलकर काम करने लगे तो सूरत हाल बहुत ख़तरनाक हो गई। एविएशन की लैंग्वेज में इसे बाद में मल्टीपल साइड डैमेज कहा गया। और दिलचस्प बात ये थी कि इस फ्लाइट से पहले ये टर्म एविएशन सेफ्टी वोकैबुलरी का हिस्सा ही नहीं था। असल में प्लेन की स्किन अब मजबूती से जुड़ी हुई नहीं, वो सिर्फ इस इंतज़ार में थी कि कोई ट्रिगर आए और सब कुछ टूट जाए। और फिर 24,000 फीट की बुलंदी पर एक आम थर्सडे की सुबह वो ट्रिगर आ गया। जो कुछ हुआ 2 सेकंड से भी कम वक्त में हुआ। फर्स्ट क्लास केबिन के ऊपर पीछे वाला फ्यूसलेज का एक बड़ा हिस्सा प्लेन से अलग हो गया। डिकम्प्रेशन इतनी तेज़ी और इतनी शिद्दत से हुई, क्लेयर बेल लैंसिंग की आवाज़ कॉकपिट तक पहुंचने से पहले ही गायब हो चुकी थी। प्लेन का एक हिस्सा बिल्कुल खुला हो गया था। पैसेंजर्स पर हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि कई लोग अपनी सीट्स पर दब कर रह गए। कुछ लोगों के कपड़े तक फट गए। एक पैसेंजर, मिशेल हर्ड, ने दोनों हाथों से सीट को पकड़ लिया और बस छोड़ने से इनकार कर दिया। कॉकपिट में रॉबर्ट शॉन्सथेमीर और फर्स्ट ऑफिसर मेडलिन टॉम्किंस ने एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी। प्लेन बुरी तरह हिला और फिर कॉकपिट का दरवाज़ा ही उड़ गया। उन्होंने देखा कि जहां सीलिंग होनी चाहिए थी वहां सीधा आसमान नजर आ रहा था। बाद में टॉम्किंस ने कहा कि उनका पहला ख्याल ये था कि शायद बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। सोचिए, प्लेन 24,000 फीट पर था, 280 माइल्स पर आवर की स्पीड से उड़ रहा था। प्लेन का एक बड़ा हिस्सा खुला हुआ था और अंदर अब भी 94 लोग मौजूद थे और पायलट्स को इसे लैंड भी कर रहा था। यहाँ से कहानी और भी ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाती है। क्रू ने कभी ऐसी सिचुएशन की ट्रेनिंग ही नहीं ली थी, किसी ने भी नहीं। किसी मैनुअल में ये प्रोसीजर मौजूद नहीं था कि अगर बोइंग 737 की 18 फीट छत उड़ जाए तो उसे कैसे लैंड करना है। कैप्टन शॉन्सथेमीर ने स्पीड कम की। कम्युनिकेशन मुश्किल थी क्योंकि शोर इतना ज़्यादा था कि बात सुनना ही मुश्किल था। उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर की और फ़ौरन मोई के करीबी एयरपोर्ट की तरफ डिसेंट शुरू कर दिया। प्लेन को कभी इस तरह उड़ने के लिए डिज़ाइन ही नहीं किया गया था। बोइंग का तमाम कैलकुलेशन ये मान कर की गई थी कि फ्यूज़लेज मुकम्मल होगा, लेकिन जब उसमें इतना बड़ा सुराख हो तो सब कुछ बदल जाता है। एरोडायनेमिक्स, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन और हर स्ट्रक्चर जॉइंट पर आने वाला स्ट्रेस,
इंजीनियरिंग के मुताबिक प्लेन का बाकी हिस्सा भी टूट जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ 13 मिनट्स बाद कैप्टन शॉन्सटेमेयर ने प्लेन को मोई के एयरपोर्ट पर सेफ्टी लैंड करा दिया। सिर्फ 13 मिनट्स। फ्लाइट अटेंडेंट जेन सेटो टोमिटा कंप्रेशन के वक्त फ्लोर पर गिर गई थी, लेकिन फिर भी वो पूरे कैबिन में रेंग कर पैसेंजर्स की मदद करती रही। उसे सीरियस इंजरीज हुई, लेकिन उसने काम करना नहीं छोड़ा। क्लेयरबेल लेंसिंग ही वो वाहिद शख्स थी जो जिंदा घर वापस नहीं जा सकी। बाकी 94 लोग चलते हुए या उठकर प्लेन से बाहर निकल गए जिंदा। इसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसी ने एविएशन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि क्या किसी प्लेन में क्रैक है, सवाल ये बन गया क्या उस प्लेन में हजारों माइक्रोस्कोपिक क्रैक्स मौजूद हैं जो मिलकर किसी भी वक्त तबाही ला सकते हैं। इस वाकये के बाद नए इंस्पेक्शन प्रोटोकॉल्स लिखे गए, सिर्फ बोइंग 737 के लिए नहीं बल्कि दुनिया के हर पुराने कमर्शियल एयरक्राफ्ट के लिए। FAA ने एजिंग एयरक्राफ्ट सेफ्टी प्रोग्राम लॉन्च किया, एक ऐसा प्रोग्राम जो 28 अप्रैल 1988 से पहले मौजूद ही नहीं था। अब इंस्पेक्शन सिर्फ आंखों से देखने तक महदूद नहीं रही, नई टेक्नोलॉजीज यूज होने लगी, अल्ट्रासोनिक स्कैनिंग, एडी करंट टेस्टिंग और दूसरे एडवांस मेथड जो वो डिफेक्ट्स भी पकड़ सकते थे जो इंसानी आंख कभी नहीं देख सकते। एयरक्राफ्ट रिटायरमेंट रूल दोबारा रिव्यू किए गए। बोइंग ने पूरी 737 फैमिली के इंस्पेक्शन गाइडलाइंस अपडेट किए। रिवर्ट होल्स कैसे ड्रिल होंगे, फ्यूसेलेज पैनल्स कैसे असेंबल होंगे, कौन सा मटेरियल यूज होगा, इन सब पर अलोहा 243 इन्वेस्टिगेशन का असर पड़ा। अगले 5 सालों में दुनिया की लगभग हर बड़ी एविएशन अथॉरिटी ने इन नए स्टैंडर्ड्स को अपना लिया, और आज जो प्लेन आपने आखिरी बार फ्लाई किया था उस पर वो इंस्पेक्शन होती हैं जो 1988 से पहले एग्जिस्ट नहीं करती। हजारों पुराने एयरक्राफ्ट सर्विस से रिटायर किए गए ताकि वो डेंजर साइकिल्स काउंट तक ना पहुंच सके। एविएशन मेंटेनेंस कल्चर भी बदल गया। अब एयरवर्थी सिर्फ एक चेकबॉक्स नहीं रहा, बल्कि एक लगातार पूछा जाने वाला एक सवाल बन गया। एक फ्लाइट, एक फटी हुई छत, एक औरत जो कभी घर वापस ना जा सकी, और 94 लोग जो बच गए क्योंकि 2 पायलट्स ने उस चीज़ को मुमकिन बना दिया जिसके लिए उन्हें कभी ट्रेन ही नहीं किया गया था। क्लेयरबेल लेंसिंग कभी भी ये नहीं देख सकी कि उसकी मौत ने क्या बदला। वो कभी ये नहीं जान सकी कि उस फ्लाइट के बाद लिखे गए इंस्पेक्शन रूल्स ने शायद हज़ारों लोगों की जान बचाई। एविएशन अपनी सबसे बड़ी गलतियों से सीखता है, और अलोहा 243 का सबक आज हर जेट के अंदर मौजूद है। इंस्पेक्शन रिकॉर्ड्स में, ट्रेनिंग मैनुअल्स में, रिटायरमेंट शेड्यूल्स में, और उन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चरल स्कैन में जो हर रोज़ फुट पर एक प्लेन की छत उड़ गई थी। और क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ने सिर्फ एक अजीब एक्सीडेंट समझकर इग्नोर नहीं किया, बल्कि ये पूछा कि आखिर ये क्यों हुआ, इसलिए आज एविएशन की हिस्ट्री में आप जिस प्लेन में सफ़र करते हैं उसकी पहले से ज़्यादा महफूज है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना